सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज़ मिल पा रही है सभी को भाई? चलिए, आवाज़ मिल पा रही है तो एक बार क्लियर कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ इनमें से क्या है? वन का ऑप्शन देना है। कह रहा है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ इनमें से क्या है? वन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो कह रहा है आपसे पसंदीदा शहर तो आपका होगा नहीं, यहाँ पर ऑप्शन होगा माउंट ऑफ द डेड, है ना। द माउंट ऑफ डेड बोल देते हैं, ये मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? यहाँ पर टू का ऑप्शन बताइए कि टू का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए, टू का जवाब दीजिए। टू का ऑप्शन क्या बनेगा? तो इन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। क्या? जो गद्य प्रकरण करते हैं उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है, अच्छा रुके, वेदों का जो गद्य प्रकरण है ना, वेदों का जो गद्य प्रकरण है यजुर्वेद कहते हैं, लेकिन ऑप्शन में आपको तो दिया नहीं है। देखो वेदों का जो आपका, अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखो अगर आपसे पूछे कि संहिता क्या होता है, संहिता, तो संहिता होता है एक मंत्र भाग होता है। संहिता जो होता है मंत्र भाग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? देखो कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन जैसे होते हैं तो ऑप्शन के अनुसार लगाया जाता है ना। जैसे कि एग्जाम में होता है, कभी कभी सेम टू सेम आपके ऑप्शन नहीं होते, लेकिन लगभग में आपको लगाना पड़ता है। देखो यहाँ पर दिया ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? 3 नंबर में, तो आपका 3 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है आपका डी, सावित्री। क्या है आपका? यहाँ पर जो सावित्री है, इसका ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिए, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र जो आपका है सावित्री, अर्थात ये कह सकते हैं कि जो सावित्री देवता को आपका निर्मित है, और इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। और ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो आपके 10 मंडल हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सभी को। राम राम सभी को। गुड मॉर्निंग। चलिए, यहाँ पर 4 का जवाब दीजिए। आपका जवाब क्या बनेगा यहाँ पर? तो देखिए, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? यहाँ पर 4 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो जाएगा कौन सा भैया? महाबोधि मंदिर समूह। महाबोधि मंदिर समूह जो कि आपको मालूम है ये गया जिले में स्थित आपका है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था, जो आपके है कहाँ पर? चलिए यहाँ पर बताइए, अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ था, ये कहाँ पर आपके है? तो आपके कहाँ पर है भाई? आपके सारनाथ में। कहाँ पर आपके? सारनाथ, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, सारनाथ हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? 6 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर आंसर देखिए, आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर 1942। कब से शुरू किया था? तो आपके 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत यहाँ पर की गई थी। जवाब यहाँ पर लगभग सभी का आ गया है, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अच्छा, कभी अब डेट आपसे पूछ ली तो आप बताएंगे क्या? अगर आपसे डेट पूछ लिया जाए कि इसी आंदोलन में, मतलब कह सकते हैं कि भारत छोड़ो जो कह सकते हैं स्टार्टिंग हुई थी, अर्थात शुरुआत जो हुई थी वो 9 अगस्त 1942 से हुई थी, है ना। और करो या मरो को नारा जो दिया गया था गांधी जी ने यहीं पर दिया था। अगला यहाँ पर दिया है, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? चलिए यहाँ पर देखिए 7 का ऑप्शन क्या बनेगा? 7 की अगर हम बात करें तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? चलिए देखिए, यहाँ पर 7 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर। याद रखिएगा, ये आपके थे रेड क्लैप, इसीलिए आप देखते हैं जो रेड क्लैप रेखा जाती है, एक सीमा विवाद रेखा है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच जाती है, तो ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे दिया गया है कि आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी गई थी? आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी गई? यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? चलिए, आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो देखिए भाई 8 का जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस जो ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की? 9 का ऑप्शन देना है। चलिए, आर्य समाज की स्थापना किसने किया? 9 का जवाब दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब किया था? तो 1875 में। 1875 में गिरगांव जो कि मुंबई है वहां पर किया था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता किया था? तो हमने आपको बताया था कि जो आपके महात्मा गांधी हैं ये एकमात्र कह सकते हैं कि कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष रहे थे, और ये आपके किस में रहे थे? तो ऑप्शन देखिए सी नंबर है, 1924 का जो बेलगांव आपका है, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी छोर इनमें से कौन सा है? 11 का ऑप्शन देना है। आपका जवाब इनमें से क्या बनेगा?
तो देखो जब ये आपके दक्षिणी छोर बोले, जब आपको दक्षिणी छोर बोले तो आपको जवाब क्या देना है, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, इसे पिग्मिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर जो आपका उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है, तो उत्तरी बिंदु आपका हो जाता है इंदिरा कॉल हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर देखें इंदिरा कॉल ये जो दिया गया है ये उत्तरी बिंदु आपका है, गुहार मोता जो आपका है गुजरात में पश्चिमी बिंदु है, और किबिथु जो आपके अरुणाचल प्रदेश में है ये आपका पूर्वी बिंदु है। अगला दिया गया है केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम आपको बताना है, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम इनमें से क्या होगा 12 नंबर में। चलिए 12 का जवाब दीजिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, अन्नाईमुडी, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, सी नंबर है अन्नाईमुडी इसका आंसर राइट हो जाएगा, और ये अन्नामलाई पहाड़ी की चोटी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है, यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध भी है। तो यहाँ पर देखिए 13 नंबर में जो ऑप्शन है आपका क्या बनेगा, तो उकाई बांध ये आपके देख सकते हैं गुजरात में, कहाँ पर है, गुजरात में, इस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, ये बांध भी है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। इससे काफ़ी विद्युत जो आपका विद्युत होता है 300 मेगावाट की विद्युत इकाई लगाई गई है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है, जो भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा है ये कहाँ पर दर्ज की गई है, 14 का ऑप्शन क्या बनेगा। तो देखिए आपके मासिन राम मेघालय में है ना, ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा भाई, ऑप्शन सी हो जाएगा, मासिन राम मेघालय में सबसे ज़्यादा आपकी वर्षा होती है, तो आपका जवाब क्या बन जाएगा, सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा, सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए 15 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, दूसरा स्थान है, क्या है यहाँ पर दूसरा स्थान है, पहला स्थान आपका चीन का होता है। और याद रखिएगा ये जो आपके अपडेट है एग्जाम के समय नए तरीके से जो आपका होता है, पूरी की पूरी आपके सभी जो आपकी चीज़ें होती है उनको अलग से पढ़ा दिया जाता है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि आय जो जमा है और उनका विनियोग नहीं है उसे क्या कहा जाता है, आय जो जमा है और उसका विनियोग नहीं है उसे क्या कहा जाता है। तो देखो भाई इसे कहा जाता है जमा पूंजी, क्या कहते हैं, जमा पूंजी कहते हैं। यहाँ पर जिसका भी ऑप्शन आ रहा है क्या, यहाँ पर सी नंबर है उसका राइट हो जाएगा, जमा पूंजी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। राम राम सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद। चलिए सभी लोग एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो दिया गया है भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस भूमिका को देखते हुए की गई थी। तो बताइए भारत में जो पंचवर्षीय योजना है इसकी शुरुआत किस भूमिका को देखते हुए की गई थी 17 नंबर में। चलिए 17 की अगर हम बात कर लें तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, सामाजिक अर्थव्यवस्था को, क्या सामाजिक अर्थव्यवस्था। यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत सामाजिक अर्थव्यवस्था की भूमिका को देखते हुए की गई थी। जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस समय आर्थिक विचारधारा सोवियत रूस से के योजना से जवाहरलाल नेहरू स्वयं एक समाज और सोवियत व्यवस्था से प्रभावित हुए थे, तो इसलिए भारत पर ही इस योजना का प्रभाव पड़ा था, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर, सी नंबर आपको यहाँ लगाना है, यहाँ पर आपको लगाना है बी नंबर, सामाजिक अर्थव्यवस्था थी। ये आपसे दिया है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक संपूर्ण विकास है, और ये जो आपका है भाई 18 नंबर में क्या बन सकता है। तो यहाँ पर देखिए गरीबी रेखा दिया है, गरीबी क्षेत्र दिया गया है, तो ऑप्शन दोनों में क्या बनेगा। देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में की गई थी, 1952 में की गई थी, तो इसका जो आंसर है वो आपका बनेगा यहाँ पर सी वाला, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। किसके लिए है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। भाई सभी के लिए थोड़ी थी, ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आपकी थी। इसके माध्यम से खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता पाई जा सकती है, ठीक है, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता पाई जा सकती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे विकसित उद्योग है। यहाँ पर बताइए कौन सा उद्योग है जो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा विकसित उद्योग आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जब आपसे विकसित उद्योग पूछ ले तो आपको जवाब क्या देना है, यहाँ पर जवाब देना है चीनी। क्या देना है, चीनी। जो ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। ये विकसित उद्योग के हिसाब से बात किया गया है, और आधुनिक तरीके से देखा जाए तो आपकी प्रथम चीनी कारखाना 1840 में बिहार के बेतिया में लगाया गया था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया है कि देश, एक देश का दूसरे देश पर प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ यह होगा कि दूसरा, एक देश का दूसरे देश पर प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ यह होगा कि दूसरा, यहाँ पर देखिए उन्नत टेक्नोलॉजी अपनाता है। दूसरा जो होता है वो उन्नत टेक्नोलॉजी अपनाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रदर्शन प्रभाव है तो उन्नत टेक्नोलॉजी अपनाता है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष आपके कौन थे।
चलिए बताइएगा कि 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष आपसे पूछा है, यहाँ पर उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे। चलिए तो अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को इसका गठन किया गया था। इसके जो आपके उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता कि गृह मंत्रालय है ना, या कह सकते हैं जो प्रसारण मंत्री थे है ना, वो कौन थे आपके, सूचना और प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। रक्षा मंत्री कौन थे, बलदेव सिंह थे। और श्रम मंत्री कौन थे, जगजीवन राम थे, है ना। रेलवे और परिवहन मंत्री आसफ अली थे। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे 22 नंबर में। तो ये देखिए आपका जवाब क्या आ रहा है, लगभग सभी का आ रहा है नंबर। यहाँ पर देखिए सरदार पटेल, है ना, ये भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, याद रखिएगा, है ना। बाबू जगजीवन राम अभी बताया है प्रथम श्रम मंत्री थे। क्या भाई, तो ये आपके प्रथम श्रम मंत्री थे। ठीक है, मोरारजी देसाई की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, जो कि चौथे नंबर के थे। अगर यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत की बात करें तो यूपी के पहले मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री। ठीक है, यूपी के पहले मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री थे। तो ये आपके चारों पॉइंट आपको नोट करके चलना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया था। तो ये बताइए, जो यूपी से उत्तराखंड को काट कर अलग किया गया, तो ये कब अलग किया गया था। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है 9 नवंबर, है ना। तो आपको जवाब देना है बी नंबर है। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके यहाँ पर कह सकते हैं 27वें राज्य के रूप में, ये जो आपका उत्तराखंड था ये 27वें राज्य के रूप में आपका था। कितने जिलों को काटा गया था आप लोग बताइए। इतने लोग जुड़े हैं, है ना, सभी लोग एक बार वीडियो लाइक करें और ये बताइए कि आपके जो उत्तराखंड यूपी से जिले काटे गए थे, कितने जिले काट के उत्तराखंड बनाया गया था। यूपी के कितने जिले को काटकर उत्तराखंड बनाया गया था, तो 13 जिले काटे गए थे। 13 जिले काट के आपका उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है। बताइए, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है 24 नंबर में। तो ये देखिए जो आपका है कौन सा, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात दिया गया है। संवैधानिक उपचार हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध हो जाएगा, संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार। देखिए इसमें से लगभग सभी का जवाब गलत आया है। अब यहाँ पर एक दो लोगों का जवाब सही आया है। देखो संस्कृति और शैक्षिक जो अधिकार है ये नियमित तो अल्पसंख्यक के बारे में आपको है ना, तो अल्पसंख्यक की जो शिक्षा है उनको अपने मन का स्कूल बना सकते हैं, उनके धर्म में स्वतंत्रता मिल सकती है। ये आपके किस में है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार में। आपने आर्टिकल नंबर 29 पढ़ा नहीं है क्या भाई, आप लोगों से गलतियां हो रही हैं। आर्टिकल नंबर जो 29 है उसमें दिया गया है कि जो अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा की जाएगी, और आर्टिकल नंबर जो 30 है उसमें कहा गया है कि शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकार दिया गया है ना। तो ये भैया आपका जो 29 और 30 है वही है आपका जो आंसर है आपका डी नंबर। ठीक है, आगे बताइए। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको संबोधित कर देते हैं। तो देखो भाई, राष्ट्रपति अगर अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अगर अपनी जगह छोड़ रहे हैं तो अपना त्यागपत्र किसे देंगे, तो ये देंगे आपके किसके, ऑप्शन बनेगा बी, आपके उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। किसे, उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। अच्छा ये बताइए कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है। चलिए बताइए, राष्ट्रपति की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, आप लोग जवाब दीजिए। राष्ट्रपति की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, बताइए जल्दी से। राष्ट्रपति की जो नियुक्ति करता है वो करता कौन है। चलिए उपराष्ट्रपति करते हैं। वाह क्या बात है, अच्छी बात है, आप लोगों ने बता दिया भाई, नोट करना पड़ेगा अपनी डायरी में हमें। तो ये बताइए राष्ट्रपति की नियुक्ति जो करता है वो कौन करता है। तो भैया जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो इसकी नियुक्ति करता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका कार्यकाल पूरा होने में त्यागपत्र दिया जाता है वो उपराष्ट्रपति को देते हैं, और उपराष्ट्रपति यहाँ पर राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। आपस में दोनों लोग आपस में त्यागपत्र की अदली बदली कर सकते हैं, है ना। मतलब ये इनको देते हैं वो इनको दे देते हैं। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक इनमें से क्या है, काफ़ी लोग आप लोग भूल गए हो, है ना। यही कहते हैं रिवीजन अगर आपका सही से ना हो तो बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो कॉमन चीज़ें होती हैं और आप लोग भूल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए 26 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है वो आपका टेस्ला होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर लगभग सभी का जवाब सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है तो किससे मापते हैं।
चलिए 27 नंबर में। तो ये मापी जाती है भाई डेसिबल से। किससे मापी जाएगी? डेसिबल से मापी जाएगी। क्या जवाब हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटियम को निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में रखा गया है? जो प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, टाइटियम है, इसको किसकी श्रेणी में रखा गया है? तो ये आप कहेंगे ये आपके आइसोबार में आते हैं। किसमें? आइसोबार में आते हैं। इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर। अब यहाँ पर देखिए जो आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है 1:2:1 के अनुपात में होते हैं, है ना। और यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका क्या बन जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। रुकिए एक मिनट रुकिए। आइसोबार नहीं होंगे, आइसोटोप। आइसोटोप की मतलब ये हो गया, ये कह सकते हैं कि जिन तत्वों में परमाणु संख्या समान होती है। जी इसका जो ऑप्शन होगा ये नंबर होगा। माफ कर, यहाँ पर गलती हो रही थी। देखो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटियम के जो होते हैं वो आपके परमाणु भार क्या होते हैं? आपके 1H1, 1H2, 1H3 होते हैं ना। मतलब जो आपकी परमाणु संख्या होती है समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है ना। तो आपके हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। इसका आइसोटोप बनेगा भाई। क्या बनेगा? आइसोटोप बनेगा। इसका ऑप्शन ए वाला जिन लोगों ने दिया था भाई वो आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इनमें परमाणु संख्या जो क्रमांक होते हैं वो सबके समान होते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए। तो ये बताइए कि पर्याप्त मात्रा में अगर आपको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करना है तो आप बताइए कि आपको क्या पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए? क्या खाना चाहिए भाई? मांस, चावल, गाजर, मछली। तो भाई जब आप कुछ ना खा पाएँ तो आप चावल खा लीजिए, आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता रहेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट तो आपको गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि चीज़ों से मिलता है, लेकिन चावल थोड़ा मिल जाए तो इससे आपको एनर्जी भी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है 2 या 2 से अधिक लोकाय के एलीलों के बीच अंतःक्रिया को इस प्रकार जाना जाता है। तो देखो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। इसे कहते हैं एपिस्टासिस। क्या बोलते हैं? एपिस्टासिस बोलते हैं। मतलब ये क्या होता है कि जिसमें एक जीन के प्रभाव को एक या कई अन्य जीनों के द्वारा संशोधित किया जाता है, जिनमें कभी कभी संशोधन जीन भी कहा जाता है। मतलब एक जीन है और उसके प्रभाव को एक या कई अन्य जीनों में क्या कर दिया जाए? संशोधित कर दिया जाए। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एपिस्टासिस बोला जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है चिरंतन शब्द का विलोम इनमें से क्या है? चिरंतन का विलोम आपसे पूछा है और आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चिरंतन का जो विलोम है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? 36 नंबर में। तो 36 का जो ऑप्शन है नोट कर लीजिए सभी लोग। 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका नश्वर होता है। क्या होता है? नश्वर होता है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। अगला है लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द इनमें से क्या है? लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द आपसे पूछा है कि लक्ष्य का अनेकार्थक इनमें से क्या हो जाता है? चलिए 37 नंबर बताइएगा। 37 का ऑप्शन इनमें से क्या बनेगा? तो 37 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ये हो जाएगा लक्ष्य मतलब निशाना, लक्ष्य मतलब उद्देश्य। तो ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन बन गया आपका यहाँ पर ए नंबर राइट हो गया, है ना। जो लोग भाई बाद में जुड़े हैं और अभी अभी जुड़े हैं तो एक बार सभी लोग भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। जितने लोग यहाँ पर बाद में जुड़े हैं तो लोग जय हिंद लिख दीजिए और यहाँ पर वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, है ना। जो लोग बाद में जुड़े हैं ताकि पता चले कि टाइम से कौन आते हैं कौन नहीं आते हैं, है ना। तो टाइम से भी आया करें भाई, टाइम से क्लास आपकी चलती है तो टाइम से आया करें। देखो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? यहाँ पर आपका 38 नंबर में ऑप्शन बनेगा क्या? विदुषी। क्या हो जाएगा? विदुषी, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उड्डयन के संधिविच्छेद का सही विकल्प आपका कौन सा है? उड्डयन का संधिविच्छेद का सही विकल्प आपसे पूछा है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? उड्डयन का संधिविच्छेद कह रहा है विकल्प आपका कौन सा है 39 में? तो उत्तदंडयन। उत्तदंडयन जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर लगभग सभी का सही, आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर व्यंजन संधि है। अगला है वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है जो जोड़ा आपका गलत दिया गया है। जोड़ा जो आपका दिया गया है क्या गलत दिया गया है, उस जोड़े को आपको बताना है 40 नंबर में। कह रहे जिसका इलाज कठिन हो तो उसे कहते हैं दुस्साध्य कह देते हैं। जो मनुष्यता से दूर है उसे अमानुषिक कहते हैं, अमानुषिक कह देते हैं। जो कम खर्च करने वाला होता है उसे अल्पव्यय कहते हैं। क्या भाई? जो कम खर्च करने वाला होता है उसे मितव्ययी कहते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। मितव्ययी किसे कहते हैं? जो कम खर्च करने वाला होता है उसे मितव्ययी कहा जाता है। और जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो उसे बोलते हैं प्रागैतिहासिक, है ना। क्या बोलते हैं? उसे प्रागैतिहासिक बोलते हैं। अगला यहाँ पर देखो गद्यांश दिया गया है किसके बारे में? आपके गांधी जी के बारे में। और पिछली बार पीटी में गांधी जी के बारे में ही आपका पीटी आपका आया था, तो आप लोग गांधी जी के बारे में अच्छे से यहाँ पर जवाब दे सकते हैं, है ना। इसके जो आपके क्वेश्चन है और वो जो आपका गद्यांश है वो आपको पीडीएफ के साथ टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा। यहाँ पर देखो दिया है बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है?
बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका 61 दिया है और इस 61 का जो ऑप्शन है वो आपका ये हो जाएगा सिंगापुर के साथ। किसके साथ? सिंगापुर के साथ। अगला है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सीआरपीएफ शहीद परिवार की मदद के लिए कौन सा मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया है? कौन से मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया है? 62 का जवाब दीजिए भाई। तो देखो भाई यहाँ पर रामनाथ कोविंद जी ने सीआरपीएफ शहीद परिवार की मदद के लिए यहाँ पर जो सीआरपीएफ वीर शहीद परिवार है ना, कौन है ऑप्शन? इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी वाला आपका राइट हो जाएगा, सीआरपीएफ वीर परिवार, है ना। हाँ, कहीं कहीं पर आपको शहीद नहीं लगा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सीआरपीएफ वीर परिवार, यहाँ पर ऑप्शन जो आपका है बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस संगठन ने एक नया नक्शा जारी किया है जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को शेष भारतीय मुख्य भूमि से अलग रंग दिखाया गया है? तो देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने क्या किया है, भारत के एक नक्शा दिखाया है जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को शेष भारतीय मुख्य भूमि से अलग रंग दिखा दिया है। ये आपका है कौन? तो भाई यहाँ पर आपका जो WHO है, सॉरी WHO या WTO, रुकिए 63 का जो ऑप्शन है 63 नंबर में, हाँ WHO इसका जो ऑप्शन बनेगा, WHO के द्वारा ये दिखाया गया है, इसका ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाए। इसने कलर चेंज कर दिया है उतने का कि हाँ ये चाइना में जाएगा, ये पाकिस्तान का है, मतलब उनके हिसाब से लग रहा है कि ये भूमि विवादित में है तो चाइना ले जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चेन्नई बंदरगाह पर कौन से नए तटीय अनुसंधान वाहन राष्ट्र को समर्पित किया है? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चेन्नई बंदरगाह पर कौन से नए तटीय अनुसंधान वाहन राष्ट्र को समर्पित किया है? तो देखो ये दिया है आपका सागर अन्वेषिका। सागर अन्वेषिका, अन्वेषक मतलब होता है खोज, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है कि किस देश ने वन प्लेनेट समिति के चौथे संस्करण का आयोजन किया है? वन प्लेनेट समिति के चौथे संस्करण का आयोजन किया है, यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा वो आपका डी हो जाएगा, फ्रांस ने किया है। किसने किया है? तो आपके फ्रांस ने किया है। यहाँ पर 65 का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। अगला है नोकिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? नोकिया के आपके सीईओ पूछा है, नोकिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इनमें से बताइए। आपका 66 में ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखो टॉपिक वाइज जो आपके करंट अफेयर में जो आपके सीईओ हैं, है ना, इसको भी अलग से एक टॉपिक हम पढ़ा देंगे, है ना। वर्तमान में जो आपकी जितने भी सीईओ हैं अलग से लिस्ट बना के आपको पढ़ा देंगे करंट अफेयर में, तो वो भी आपकी समस्या होंगी। मतलब हम आपको डेली जैसे चाहेंगे कि करंट अफेयर का एक टॉपिक आपको कंप्लीट हो रहा है ना। देखो यहाँ पर दिया गया है, इनका नाम है पेक्का लुंडमार्क, ये जो आपके हैं ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं नोकिया के, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे किस राज्य की सरकार ने राम वन गमन पथ के निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का निर्णय लिया है? तो किस राज्य की सरकार ने राम वन गमन पथ के निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का निर्णय लिया है? तो इनका नाम है मध्य प्रदेश, अर्थात मध्य प्रदेश सरकार ने, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगला है किस राष्ट्रीय अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? किस राष्ट्रीय अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? 68 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए जो आपका चंबल अभ्यारण्य है, कौन है? जो आपका चंबल अभ्यारण्य है, इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में स्थित कीथम झील, जिसे हम लोग सुर सरोवर झील भी कहते हैं, इसे रामसर साइट में घोषित किया गया है? अच्छा क्वेश्चन आपका दिया है, यहाँ पर जवाब दीजिए आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? तो ये भैया जो राम सरोवर आपका सुर सरोवर झील है यह कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। आपके कहाँ पर है? कहाँ पर ये बताइए, ये बताइए सुर सरोवर जो आपकी है ये है कहाँ पर, ये बताइए। यूपी में तो है, लेकिन यूपी में आपके कहाँ पर है? आपकी यूपी में कहाँ पर है भाई? यूपी में कहाँ पर है? वो तो हमने आंसर लगा दिया है, आप लोग बताइए यूपी में कहाँ पर? आगरा में है। कहाँ पर है? आगरा में है, आगरा में। अगला है किस विश्वविद्यालय ने कर्मयोगी योजना शुरू की है? किस विश्वविद्यालय ने कर्मयोगी योजना की शुरुआत किया है? 70 नंबर में। तो 70 का ऑप्शन इनमें से क्या बन जाएगा भाई? 70 का जो ऑप्शन है इनमें से वो राइट क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा आपका डी नंबर है, लखनऊ विश्वविद्यालय ने इसकी शुरुआत किया है। ऑप्शन डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर लखनऊ विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य आपसे पूछा है। यूपी जीके भी आप लोग पढ़ते रहिएगा, क्योंकि यूपी जीके से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी करंट अफेयर का क्वेश्चन यूपी जीके से हो गया, है ना। यहाँ पर शास्त्रीय जो आपका ये भी यूपी से आपका हो गया, तो कई क्वेश्चन आपके यूपी से मिलेंगे, क्योंकि भाई यूपी के आप लोग पेपर दे रहे हो तो यूपी का तो मिलेगा ही, कंटेंट मिलेगा, है ना। तो देखो यहाँ पर दिया है कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ पर देखिए 71 नंबर में जो ऑप्शन आ रहा है लगभग सभी का आ चुका है। आपका जवाब हो जाएगा कथक। क्या हो जाएगा भाई? कथक। जिसका ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी नंबर है राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, कह रहे मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है?
मधुबनी जो कला है वो आपकी कहाँ प्रसिद्ध है? यहाँ पर ऑप्शन दीजिए कि मधुबनी जो कला है वो आपकी प्रसिद्ध है और कहाँ पर प्रसिद्ध है। चलिए भाई यहाँ पर देखिए 72 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपके बिहार के मिथिला में, है ना, बिहार के मिथिला में, दरभंगा, पूर्णिया, मधुबनी, है ना, नेपाल के कुछ क्षेत्रों में भी ये प्रसिद्ध है आपका है जो चित्रकार। यहाँ पर आंसर है बी नंबर। अगला है किस राज्य में ड्री त्योहार मनाया जाता है? किस राज्य में ड्री त्योहार मनाया जाता है? 73 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो ड्री त्योहार नोट कर लीजिएगा, आपके अरुणाचल प्रदेश में जो जनजाति है तो जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। ये एक कृषि उत्सव है जो कि 5 जुलाई को मनाते हैं। तो ड्री उत्सव मनाते हैं आपके अरुणाचल प्रदेश में जनजाति के द्वारा, कृषि उत्सव है और कब मनाते हैं? 5 जुलाई को मनाते हैं, याद रखिए 5 जुलाई को। ठीक है, हमने कह दिया है, बस मॉडल पेपर आप लोग सॉल्व करते रहिए, आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। आपको आप जैसे आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दिन में 4-5 मॉडल पढ़ाएंगे, मॉडल पेपर पढ़ाएंगे, तो ये समझो कि 4-5 20 क्वेश्चन आपको एक दिन में आपको हर एक विषय से मिलेंगे। मान लीजिए इतिहास से 20 क्वेश्चन, इससे इतिहास, वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे, मॉडल पेपर से सब कुछ कंप्लीट होता है। देखो दिया है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विकलांग दिवस के रूप में पूछा है, तो यहाँ पर देखिए 3 दिसंबर, क्या है भाई, जो आपका 3 दिसंबर आपका है, ये अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये 3 दिसंबर 1991 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाने की घोषणा किया था। कब से? तो आपके 1991 से। किसके द्वारा? तो आपके संयुक्त राष्ट्र द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय तरीके से आपका संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये घोषित किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे किनकी कृति है? कौन सी? कह रहा है मधुबाला किनकी कृति है 75 नंबर में। और हिंदी साहित्य भी आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि 1 नंबर बहुत होता है एग्जाम के लिए, है ना, और 1 नंबर पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। जिनका पॉइंट 1 नंबर से रह जाता है उनको लगता है कि नहीं, हाँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी त्रुटियां हैं हमसे, है ना, कुछ ना कुछ आपकी गड़बड़ी है। तो देखो मधुशाला जो आपकी कृति है 75 में, और ऑप्शन सी हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। क्या? हरिवंश राय बच्चन इसका आंसर राइट हो जाएगा। मधुशाला, मधुबाला, है ना। यहाँ पर देखिए मैथिली शरण गुप्त की एक रचना हम आपको बताते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, भारत भारती। क्या प्रसिद्ध है? भारत भारती, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध इनकी है। रविन्द्रनाथ टैगोर के तो आप लोग जानते हैं, जैसे गीतांजलि हो गया, है ना, यहाँ पर आपका चित्रांगदा हो गया, और इसके बाद देखा जाए जयशंकर प्रसाद तो आपकी कामायनी आंसू लहर हो गया, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? अभी ये क्वेश्चन अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था, हमने बताया है 2022 में क्वेश्चन बीएड एग्जाम में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है 76 नंबर में? तो इनका नाम है आपका, कह रहा है दो किसने विभिन्न विषयों में, तो ये आपकी मैडम क्यूरी है। मैडम क्यूरी है, ये जो आपकी मैडम क्यूरी है भौतिक में और रसायन में ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है कि एडमिरल कप किससे संबंधित है? एडमिरल जो कप है वो आपकी किससे संबंधित है? यहाँ जवाब दीजिए साथियों, यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? एडमिरल कप का जो संबंध है वो आपका किससे है? यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? चलिए तो देखो भाई, यहाँ पर आपका जो आंसर आ रहा है 77 में, वो आपका राइट क्या हो जाएगा? 77 में 77 का ऑप्शन डी आपके नौकायान से संबंधित है। किसे? नौकायान से संबंधित है। आपका एडमिरल कप हो गया, अमेरिकन कप हो गया, वेलिंगटन कप हो गया, नौकायान से ही संबंधित आपका है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका डी हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? लठमार होली जो मनाई जाती है कहाँ मनाई जाती है भाई? इसका जवाब दीजिए सभी लोग, और इसका जवाब आप लोग तुरंत जवाब दे सकते हैं कि लठमार होली कहाँ मनाई जाती है। आप लोग जवाब दोगे इस क्वेश्चन का, हम नहीं जवाब देंगे, है ना। देखेंगे आप लोगों को तैयार है कि नहीं तैयार है। यूपी जीके में हमने बताया था 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इसका जवाब हमें नहीं मालूम, आप लोग सभी लोग बताइएगा, है ना। कहाँ मनाई जाती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा भाई, ठीक है। अगला है भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? भारत कला भवन जो स्थित है कहाँ पर है? 79 में। 79 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आपके बनारस में अर्थात वाराणसी में है भारत कला भवन। 79 का ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित एक संग्रहालय आपका है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? यहाँ पर 80 नंबर में। तो देखो भाई, यहाँ पर गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। गोवा की राजधानी पणजी है। अब गोवा से क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं भाई, गोवा से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। क्या बनता है कि गोवा की राजधानी पणजी है, तो ये हो गया गोवा में यहाँ पर 1961 तक पुर्तगाली शासन रहा था, और आपके 1987 में यह एक केंद्र शासित प्रदेश आपका रहा, है ना, केंद्र शासित रहा। इसके बाद ये पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है लोग। जय हिंद, वंदे मातरम।